हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो शरीर की कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकती है। यह बीमारी सौम्य ट्यूमर से अलग होती है क्योंकि सौम्य ट्यूमर सिर्फ एक स्थान पर ही सीमित रहते हैं। कैंसर की पहचान और उपचार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मृत्यु का प्रमुख कारण बन सकता है। आइए जानते हैं कैंसर के बारे में और इसको रोकने के उपायों के बारे में। कैंसर एक समूह की बीमारी है जिसमें 100 से ज्यादा प्रकार होते हैं। यह बीमारी तब होती है जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाती। यह प्रक्रिया ट्यूमर के रूप में सामने आती है जो एक असामान्य वृद्धि होती है। कैंसर के लक्षणों में गांठ बनना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, लंबे समय तक खांसी, बिना कारण वजन घटना और शौच क्रिया में बदलाव शामिल होते हैं। हालांकि यह लक्षण कैंसर के अलावा अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। कैंसर के कारणों में तंबाकू का उपयोग सबसे बड़ा कारक है। तंबाकू के सेवन से कैंसर का खतरा 22% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा मोटापा, खराब खान पान, शारीरिक गतिविधियां की कमी और ज्यादा शराब पीना भी कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। कुछ संक्रमण, रेडिएशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी इसके कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी और सी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV और HIV जैसे संक्रमण कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि कैंसर को रोका जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, संक्रमण से बचाव और समय पर टीकाकरण से कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और HPV के खिलाफ टीके का उपयोग कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। इसलिए कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना, सही समय पर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि जीवन शैली में बदलाव लाकर हम इस भयावह बीमारी के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि स्वस्थ जीवन अपनाकर कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है। याद रखें, कैंसर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और समय समय पर स्क्रीनिंग कराना। कैंसर एक जटिल बीमारी है जिसमें इन्वायरमेंटल और जेनेटिक दोनों कारणों इंक्लूड होते हैं। कैंसर का कारण बनने वाले जेनेटिक वेरिएशन अक्सर तब होते हैं जब कोशिकाओं के जीन बदल जाते हैं। आमतौर पर कैंसर बनने से पहले इन जीनों में कई बदलाव होते हैं। हालांकि केवल 5 से 10% कैंसर फैमिली से फैमिली पास होते हैं। इसका मतलब है कि वे माता पिता से मिले जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होते हैं। इसके अलावा कैंसर के इन्वायरमेंटल काउजेज में धूम्रपान, शराब, प्रोसेस्ड फूड और इरेगुलर सनलाइट के संपर्क में आना शामिल है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वायरस जैसे हेपेटाइटिस बी, पोल्यूशन और खराब खान पान कैंसर की संभावना को बढ़ा सकते हैं। जेनेटिक काउजेज से उत्पन्न कैंसर के अधिकांश मामले कैंसर के रूप में होते हैं जब कोशिकाओं में कई जेनेटिक बदलाव होते हैं। कैंसर का पता लगाने के लिए कई टेस्ट उपलब्ध हैं। प्रारंभिक लक्षणों, स्क्रीनिंग टेस्ट, मेडिकल जैसे जांच, एक्सरे और बायोप्सी द्वारा कैंसर का जल्दी पता लगाया जा सकता है। कुछ कैंसर जैसे सर्वाइकल और कोलोरेक्टल कैंसर का स्क्रीनिंग से आसानी से पता लगाया जा सकता है। हालांकि स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग के फायदे को लेकर मतभेद है। कैंसर से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। धूम्रपान न करें, स्वस्थ वजन बनाए रखें, शराब का सेवन सीमित करें और प्रोसेस्ड फूड की जगह अधिक फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स खाएं। इसके अलावा धूप में ज्यादा समय बिताने से बचें और हेपेटाइटिस बी जैसे कुछ वायरस के खिलाफ टीकाकरण कराएं। कैंसर का इलाज अक्सर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से किया जाता है। दर्द और सिम्टम्स का मैनेज करना भी महत्वपूर्ण होता है। गंभीर मामलों में सपोर्टिव केयर कैंसर के उपचार में सहायक होती है। कैंसर का इलाज और रोगी की संभावनाएं कैंसर के प्रकार और बीमारी की स्थिति पर निर्भर करती है। 2015 में दुनिया में लगभग 90.5 मिलियन लोग कैंसर से पीड़ित थे। 2019 में 23.6 मिलियन नए कैंसर के मामले आए और 10 मिलियन मौतें हुई। पुरुषों में सबसे आम कैंसर फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल और पेट का कैंसर होते हैं, जबकि महिलाओं में यह स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है। बच्चों में तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और मस्तिष्क ट्यूमर सबसे आम होते हैं। कैंसर का खतरा उम्र के साथ बढ़ता है और विकासशील देशों में उम्र और जीवन शैली में बदलाव के कारण इसके मामले में वृद्धि हो रही है। 2010 में कैंसर से संबंधित वैश्विक आर्थिक लागत लगभग 1.16 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर थी। यह आंकड़ा दिखाता है कि कैंसर केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी एक गंभीर चुनौती है। कैंसर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, नियमित स्क्रीनिंग कराना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। कैंसर के खिलाफ जागरूकता और समझ बढ़ाना हमारे भविष्य की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए एक जर्नी को देखते हैं, वो जर्नी जो इस कैंसर नामक एक भयावह
डिजीज को दर्शाती है। आखिरकार ये कैंसर का हिस्ट्री का जर्नी क्या है, चलिए उसके बारे में कुछ देखते हैं, जानते हैं। कैंसर मानव इतिहास में एक पुरानी और रहस्यमय बीमारी। इसका सबसे पहला उल्लेख लगभग 1600 ईसा पूर्व मिस्र के एक एंशिएंट डॉक्यूमेंट एडविन स्मिथ पेपिरस में मिलता है, जिसमें स्तन कैंसर का वर्णन है। इस डॉक्यूमेंट में कैंसर के बारे में पहली बार विस्तार से बताया गया था। ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने 460 से 370 ईसा पूर्व कैंसर के कई प्रकारों का वर्णन किया और इसके ग्रीक शब्द कार्फिनोस से नाम दिया, जिसका अर्थ होता है केकड़ा। हिप्पोक्रेट्स ने कैंसर को ठोस ट्यूमर के रूप में वर्णन किया जो चारों तरफ नसों से घिरा होता था, जैसे केकड़ों के पैर। उस समय कैंसर का इलाज दवाइयों और रेचक द्वारा किया जाता था, लेकिन दूसरी शताब्दी में गैलन ने सर्जरी का विरोध किया और इसके बदले दवाइयों के उपयोग की सलाह दी। यह दृष्टिकोण करीब 1000 साल तक चला। गैलन का मानना था कि कैंसर एक स्लो पॉइजनिंग है और इसे ट्रांसमिसिबल माना जाता था। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक बॉडीज की जांच से कैंसर के कारणों को समझने में मदद मिली। डॉक्टर विल्हेम फैब्री ने सोचा कि स्तन कैंसर दूध की नलियों में थक्के की वजह से होता है। वहीं डच प्रोफेसर फ्रैंकोइस डे ला बो सिल्वियस ने इसे रासायनिक प्रक्रियाओं, केमिकल प्रोसेसेस और एसिडिक लिम्फेटिक फ्लूइड के कारण होने की संभावना जताई। निकोलस टुल्प ने इसे एक स्लो पॉइजनिंग माना और इसे ट्रांसमिसिबल माना। 18वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप के उपयोग से कैंसर को समझने में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। कैंसर का जहर अब ट्यूमर के लिम्फ नोड के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता हुआ देखा गया। इसे मेटास्टेसिस कहा गया। अंग्रेजी सर्जन कैपबेल डी मॉर्गन ने 1871 से 1874 के बीच इस पर नई समझ विकसित की। इस नई समझ ने कैंसर के उपचार में क्रांति ला दी। 1771 में डॉक्टर जॉन हिल ने नाक के कैंसर का कारण तंबाकू के इस्तेमाल को बताया, जबकि 1775 में ब्रिटिश सर्जन पर्सिवल पोर्ट ने चिमनी साफ करने वालों में अंडकोश के कैंसर की उच्च घटनाओं की पहचान की। इन वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए नए दृष्टिकोण को विकसित किया, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसे मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेज का आगमन हुआ। माइक्रोस्कोप ने कैंसर के मेटास्टेसिस और शरीर के अन्य हिस्सों में इसके फैलाव की समझ को और स्पष्ट किया। कैंसर के इलाज और उपचार में हुई इस प्रगति ने न केवल बीमारी के कारणों को समझने में मदद की है, बल्कि इसे नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रभावी तरीके भी उपलब्ध कराए हैं। कैंसर से जुड़ी इन वैज्ञानिक खोजों ने हमें न केवल बीमारी को समझने में मदद की है, बल्कि इसे ठीक करने और इसके प्रभाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज कैंसर के प्रति जागरूकता और शोध ने हमें इस पुरानी बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ने में सक्षम बनाया है। कैंसर के इतिहास और इसके उपचार में हुई प्रगति की याद हमें भविष्य के लिए और अधिक उम्मीद देती है। कैंसर के खिलाफ यह लड़ाई अभी भी जारी। एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से कैंसर को कैसे देखा जाता है, समाज में कैंसर को लेकर डर किस तरह से है, चलिए इस पर बात करते हैं। थोड़ा सा इसे देखते हैं। कैंसर एक ऐसा शब्द जो भय और शर्म की भावना को जन्म देता है। यह डर समाज में बहुत गहरा तरीके से बैठा हुआ है। दूसरी बीमारियों के मुकाबले कैंसर का खतरा अक्सर कम आंका जाता है। मृत्यु लेखों में कैंसर को लंबी बीमारी कहकर इसे गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी दिखाया जाता है। इस धारणा ने कैंसर को सी वर्ड के रूप में बदल दिया है, जिससे डर और शर्म की भावना और भी बढ़ जाती है। कैंसर सपोर्ट फाउंडेशन मैकमिलन इस धारणा को बदलने की कोशिश कर रहा है, लोगों को कैंसर के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वे इसे एक बीमारी के रूप में मान्यता देने का समर्थन करते हैं, न कि इसे डरावना शब्द के रूप में देखे जाने के लिए। नाइजीरिया में कैंसर का स्थानीय नाम वह बीमारी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि यहाँ लोग में कैंसर के बारे में बहुत सी नकारात्मक धारणा है। यह डर और कलंक केवल मानसिकता में ही नहीं, बल्कि कैंसर के आंकड़ों को संकलित करने से तरीकों में भी दिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर गैर मेलेनोमा त्वचा कैंसर, जो दुनिया भर में कैंसर के लगभग 1/3 मामलों के लिए जिम्मेदार है, अक्सर रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि यह आसानी से ठीक हो जाता है और मृत्यु दर बहुत कम होती है। कैंसर की जानकारी देने और इसे समझने का तरीका हर संस्कृति में अलग होता है। पश्चिमी देश में मरीज को उसकी बीमारी को पूरी जानकारी देने और अपनी पसंद के अनुसार फैसला लेने का अधिकार होता है। यह मरीज को केंद्र में रखने वाला तरीका है, जिसमें उसे उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ बताया जाता है। लेकिन अन्य संस्कृतियों में, जैसे कि अफ्रीका में, परिवारवाद अधिक महत्व रखता है। वहाँ निदान को धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक परिवार को बताया जाता है।
कैंसर के निदान की जानकारी धीरे धीरे साझा की जाती है ताकि व्यक्ति इसे समझ सके। इस दृष्टिकोण को धीमी और सतर्क प्रक्रिया माना जाता है। एशियाई और दक्षिणी अमेरिकी देशों में भी कैंसर के निदान को साझा करने के लिए एक धीमी और सतर्क दृष्टिकोण होता है। यहाँ परिवार को भी इलाज की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और पूरी जानकारी देने की प्रक्रिया धीमी होती है। यह दृष्टिकोण उन सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मानित करता है जो रोगी और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में कैंसर को लेकर नजरिया अलग अलग है। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों में समझ और सम्मान की जरूरत है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन सांस्कृतिक फर्क को खत्म करना जरूरी है। जब कैंसर को बिना डर और शर्म के सामान्य माना जाएगा तो लोग इसे बेहतर तरीके से समझ और स्वीकार करेंगे। कैंसर के प्रति डर और शर्म की भावना को बदलने के लिए हमें इसे एक बीमारी के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, न कि इसे एक कलंक के रूप में देखने की। विभिन्न संस्कृतियों में कैंसर के प्रति दृष्टिकोण को समझना और उसे सम्मान देना हमारे सामूहिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज में जो कैंसर के प्रति एक युद्ध बोला जा सकता है वो इस तरह से है। कुछ बहुत सारे मीथ, धारणाएं और रियलिटी जो कि हमें समाज में देखने को मिलते हैं कैंसर को लेकर। चलिए उसके बारे में कुछ देख लेते हैं, जानते हैं। कैंसर अमेरिका सहित कुछ देशों में एक ऐसी बीमारी के रूप में देखा जाता है जिसे लड़ाई के माध्यम से हराया जाना चाहिए। कैंसर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई है और इस अवधारणा को अक्सर युद्ध से जुड़े शब्दों जैसे युद्ध, लड़ना या जीतना के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। 1970 के दशक में अमेरिका में कैंसर के खिलाफ युद्ध की मानसिकता और भी मजबूत हुई। कैंसर को एक बुरे रवैये के कारण होने की धारणा पनपती थी। यह विश्वास था कि दुखी, दबे हुए या अपनी भावनाओं को नहीं दिखाने वाले लोग कैंसर को विकसित करते थे। यहाँ तक कि कुछ ने दावा किया कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से कैंसर ठीक हो सकता है। इस विश्वास ने कैंसर के मरीजों को दोषी महसूस कराया, जैसे कि उनकी बीमारी उनकी अपनी इच्छाओं के कारण होती। यह विचार गलत था, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे मानते रहे। सुसान सोनटेंग नामक लेखिका ने इस सोच की आलोचना की और इसे खारिज कर दिया। वह यह स्पष्ट करती थी कि कैंसर किसी व्यक्ति की गलतियों या नकारात्मक सोच का परिणाम नहीं है। आज यह सोच को गलत माना जाता है। सिर्फ कैंसर के इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा जैसी विविधाएं सामान्य रूप से उपयोग की जाती है, लेकिन कुछ लोग अब भी यह विश्वास करते हैं कि सकारात्मक सोच से कैंसर का इलाज किया जा सकता है। विशेषकर स्तन कैंसर के मामलों में यह धारणा अब भी मजबूत है। इस सोच के पीछे एक वजह यह है कि न्यायपूर्ण दुनिया में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार बुरी बीमारी या बुरे कामों की सजा होती है। कैंसर मरीजों को उनके गलत फैसलों के लिए दोष देने से लोग खुद को समझाते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा। यह सोच गलत है, लेकिन कई लोग इसे मानते हैं क्योंकि यह उन्हें झूठा दिलासा देती है। कैंसर के मरीजों को दोष देने या कलंकित करने की मानसिकता पर काबू पाना एक चुनौती बनी हुई है। इन गलत धारणाओं ने न केवल मरीजों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया, बल्कि उनके इलाज के तरीके और उपचार में भी बाधा डाली। आज वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सा समुदाय के समर्थन से यह समझा गया है कि कैंसर के कारण व्यक्ति की नकारात्मक भावनाएं नहीं होती, बल्कि यह एक जटिल बीमारी होती है। अब कैंसर को लेकर बातचीत बदल रही है। लोगों को इस बीमारी को एक व्यक्तिगत गलती के रूप में नहीं देखा जाता है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिकित्सा उपचार और समर्थन प्रणाली पर निर्भर करती है, न कि केवल सकारात्मक सोच पर। इस बदलाव का श्रेय उन लेखकों, चिकित्सकों और कैंसर मरीजों को जाता है जिन्होंने इन गलत धारणाओं के खिलाफ आवाज उठाई और कैंसर के इलाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझाया। वे यह मानते हैं कि कैंसर को लड़ाई के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक बीमारी के रूप में देखना चाहिए जिसे समय, देखभाल और वैज्ञानिक उपचार से नियंत्रित किया जा सकता है। कैंसर को लेकर नजरिया बदलना जरूरी है। अब इसे वैज्ञानिक इलाज, मदद और मरीजों को मजबूत बनाने के जरिए समझा जा रहा है। यह समय है कैंसर से जुड़े डर, कलंक और गलत फहमियां दूर करने का। एक व्यक्ति को कैंसर होने के बाद जो आर्थिक प्रभाव होते हैं, जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होते हैं, चलिए थोड़ा उसे देखते हैं। 2015 में अमेरिका में कैंसर के इलाज पर लगभग $80.2 मिलियन खर्च हुए। पिछले दशकों में कैंसर के इलाज पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन 1960 से 2004 के बीच यह कुल स्वास्थ्य खर्च का लगभग 5% ही रहा। यूरोप में भी ऐसा ही देखा गया, जहां कुल स्वास्थ्य खर्च का लगभग 6% कैंसर के इलाज पर खर्च होता है। कैंसर का खर्च सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है। यह बीमारी काम के दिन खोने, अस्थायी कमजोरी और समय से पहले मौत के कारण बड़ी आर्थिक परेशानी देती है। इसके अलावा कैंसर के मरीजों को देखभाल में परिवार और दोस्तों द्वारा की जाने वाली मदद का भी खर्च होता है। कैंसर
कैंसर के मरीजों को अपना समय, भावनात्मक समर्थन और मानसिक शांति खोनी पड़ती है। इस आर्थिक बोझ का असर सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर भी होता है। कैंसर का इलाज स्वास्थ्य सिस्टम और समाज के लिए भी महंगा पड़ता है। मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों और क्लिनिकों जाना पड़ता है जो उनका समय और पैसा दोनों लेते हैं। साथ ही कई मरीजों को काम में छुट्टी लेनी पड़ती है या काम कम करना पड़ता है। कैंसर का असर सिर्फ पैसा पर नहीं बल्कि समाज पर भी होता है। परिवारों को मरीज की देखभाल का दबाव झेलना पड़ता है जिससे उनकी निजी और वित्तीय हालात खराब हो जाती है। कई परिवारों के लिए यह इलाज के खर्चे और दूसरे खर्चों को और बढ़ा देता है। इस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कई संगठन मदद करते हैं। वे इलाज के बिलों को चुकाने के लिए पैसे और अनुदान देते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में कैंसर के मरीजों को मेडिकल बीमा और वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस समस्या को समझने और हल करने के लिए शोधकर्ता और स्वास्थ्य नीति बनाने वाले लोग सस्ते इलाज पर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कैंसर के इलाज और देखभाल के लिए पैसा का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कैंसर का इलाज महंगा होता जा रहा है और यह एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसे समझना और इसका समाधान ढूंढना जरूरी है। पैसों की मदद, सामूहिक सहायता कार्यक्रमों और अच्छे इलाज के तरीकों से कैंसर के आर्थिक बोझ को कम करने की कोशिश की जा रही है। कैंसर के इलाज और देखभाल के खर्च को कम करने के लिए सभी को मिलकर काम करना जरूरी है। अगर हमारे पास सही वित्तीय मदद और परिवारों का समर्थन हो तो हम इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं और कैंसर के आर्थिक बोझ को कम कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा वर्क प्लेस के बारे में जान जाते हैं। एक व्यक्ति जो कैंसर से सफर करता है उसके निजी जीवन में जो वो काम करता है, जहाँ ऑफिस जाता है, जहाँ पर अपने काम के लिए जाता है, उन सारे वर्क प्लेसेस पर क्या असर पड़ता है और उनके रोजगार पर क्या उससे फर्क पड़ता है, चलिए इसको देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कमीशन फॉर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू कैंसर EEOC द्वारा एक संरक्षित स्थिति माना गया है। इसका मतलब है कि कैंसर के कारण कर्मचारी के साथ भेदभाव होने की संभावना होती है। भेदभाव तब होता है जब नियोक्ता यह सोचते हैं कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर पाएगा और उसे ज्यादा छुट्टी लेनी पड़ेगी। यह गलत सोच नौकरी देने और रखने के फैसलों को प्रभावित कर सकती है। कैंसर से जुड़े भेदभाव का एक आम उदाहरण है कि नियोक्ता गलत सोच के कारण किसी को नौकरी नहीं देते। इससे कैंसर से पीड़ित लोग नौकरी के मौके भी खो सकते हैं या अपनी नौकरी गंवा सकते हैं। नियोक्ता यह सोच सकते हैं कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति ज्यादा छुट्टी लेगा या उसकी काम करने की क्षमता कम होगी। इसका विरोध करने के लिए EEOC ने नियोक्ताओं के लिए साक्षात्कार के नियम बनाए हैं। यह नियम नियोक्ताओं को बताते हैं कि कैंसर के कारण भेदभाव करना गलत है। नियोक्ताओं को कैंसर से पीड़ित कर्मचारियों को मदद देने और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। EEOC के अनुसार नियोक्ताओं को कैंसर से पीड़ित कर्मचारियों को उनकी बीमारी के बारे में जानकारी देने का अधिकार देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि नियोक्ता यह नहीं मान सकते हैं कि कैंसर से पीड़ित कर्मचारी को हमेशा छुट्टी पर रहना होगा या वह काम में ठीक नहीं करेगा। कैंसर से पीड़ित कर्मचारियों के लिए काम में बदलाव भी जरूरी है। यह बदलाव काम के घंटे, कार्य का माहौल और नौकरी की जिम्मेदारियों में हो सकते हैं ताकि कर्मचारी अपनी बीमारी को अच्छे से संभाल सके। इसके अलावा नियोक्ता को कैंसर से ठीक हुए कर्मचारी को वापस काम पर लौटने में मदद करनी चाहिए। कैंसर से पीड़ित कर्मचारियों के लिए काम पर लौटने की प्रक्रिया में कई मानसिक और भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। नियोक्ता को इस दौरान उनका समर्थन करना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गैर लाभकारी संगठन, कर्मचारी संघ और नियोक्ता समूह कैंसर से पीड़ित कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण और जानकारी देते हैं। यह प्रशिक्षण नियोक्ताओं को कैंसर के प्रति समझ और संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद करता है। इस तरह की शिक्षा और समझ से कैंसर से पीड़ित कर्मचारियों को एक सुरक्षित और मददगार कामकाजी माहौल मिलता है जहां उनकी बीमारी को नजरअंदाज नहीं किया जाता। कैंसर से संबंधित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जागरूकता, शिक्षा और संवेदनशीलता आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कर्मचारी एक न्यायपूर्ण और सम्मानित कार्यस्थल में काम कर सके। कैंसर का कुछ प्रभाव जो मैरिज या एक रिलेशन में इम्पैक्ट डालता है, चलिए उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि किस तरह से एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति का इम्पैक्ट उसके रिलेशन पर पड़ता है, उसके मैरिज लाइफ पर भी पड़ सकता है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। कैंसर का पता लगाने के बाद खासकर महिलाओं में तलाक होने की संभावना पुरुष की तुलना में 6 गुना अधिक होती है। यह अध्ययन में पाया गया है कि कैंसर से ठीक हुए लोगों के तलाक की दर को विभिन्न कारकों के साथ जोड़ा गया है।
जैसे कि नस्ल, उम्र, आय और अन्य बीमारियां। इस अध्ययन ने कैंसर के इलाज और उसके बाद के प्रभाव को व्यापक रूप से देखा। तलाक की दर पर कैंसर का प्रभाव, विविधता और अनुसंधान की कमजोरियों को भी चिन्हित किया गया है। एक समीक्षा में पाया गया कि ज्यादातर कैंसर प्रकारों में तलाक की दर थोड़ी कम होती है। हालांकि कैंसर के असर को लेकर किए गए कई अध्ययनों में परिणामों में विविधता और अनुसंधान की सीमाएं हैं। अध्ययन बताते हैं कि कैंसर का पता चलने के बाद पति पत्नी के रिश्तों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में कैंसर की स्थिति ने एक मजबूत रिश्तों को और भी मजबूत किया, जबकि दूसरे में यह तनाव, अवसाद और अलगाव का कारण बना। कैंसर की स्थिति में कई लोग मानसिक और भावनात्मक दबाव महसूस करते हैं। यह तनाव न केवल उनके स्वयं के जीवन पर बल्कि उनके रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। रिश्तों पर कैंसर का प्रभाव काफी हद तक व्यक्तिगत होता है। कुछ मामलों में कैंसर के बाद पारिवारिक समर्थन और समझदारी से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। वहीं अन्य मामलों में तनावपूर्ण स्थिति रिश्ते को कमजोर कर सकती है। एक अध्ययन में कैंसर से ठीक हुए व्यक्ति की तलाक दर, नस्ल, आय और स्वास्थ्य जैसे कई कारकों के साथ जोड़ा गया था। इन परिणामों में विविधता दिखाती है कि कैसे अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया कैंसर की स्थिति के प्रति भिन्न हो सकती है। कैंसर से प्रभावित व्यक्ति के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण होता है। परिवार और मित्रों का समर्थन एक मजबूत समर्थन प्रणाली के रूप में काम कर सकता है, जबकि अनुपस्थिति या गलतफहमियां रिश्तों को तनाव में डाल सकती है। इसलिए कैंसर का असर रिश्तों पर बहुत जटिल होता है। इस पर किए गए अध्ययन में कई अलग अलग बातें और कुछ कमियां दिखती है, लेकिन एक बात साफ है, कैंसर के बाद जीवन और रिश्तों को समझने और मदद देने के लिए ज्यादा जागरूकता और संसाधनों की जरूरत है। कैंसर का इलाज और उसके बाद के परिणाम व्यक्ति के जीवन और रिश्तों को गहरे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझें, समर्थन करें और उन लोगों के लिए संसाधन तैयार करें जो कैंसर से पीड़ित हैं। यह नहीं केवल उनके इलाज बल्कि उनकी भावनात्मक और मानसिक भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए कुछ अनुसंधान, कुछ रिसर्च जो कि हमारे साइंटिस्ट द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उनके बारे में जानते हैं जो कैंसर से रिलेटेड है। कैंसर एक अलग अलग बीमारी का समूह है, जैसे कि शुरू में ही बताया गया था, जिसमें हर प्रकार के कैंसर के लिए एक ही उपचार की संभावना नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे सभी संक्रामक रोगों के लिए एक ही उपचार संभव नहीं होता। इस विविधता को समझने के बाद यह समझा गया कि कैंसर उपचार को उसके विभिन्न प्रकारों, बीमारियों की गंभीरता और रोगों की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर संयोजित में उपयोग किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल कैंसर थेरेपीज का टेस्ट क्लिनिकल ट्रायल में किया जाता है, जहां सबसे अच्छे मौजूदा उपचारों के साथ नए विकल्पों की जांच की जाती है। नई क्लिनिकल ट्रायल्स के विकास से सही रोगियों के लिए सही उपचार को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सकता है, जो उनके व्यक्तिगत जीव विज्ञान पर आधारित होता है। कैंसर अनुसंधान मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रित है, जैसे वायरस और घटनाएं जैसे म्यूटेशन जो कैंसर कोशिकाओं में जेनेटिक चेंजेस का कारण बनते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं। जेनेटिक डैमेज की प्रकृति और इफेक्टेड जीन के बारे में बेहतर समझ आई है। इसके साथ ही कोशिका के जीव विज्ञान पर उन जेनेटिक चेंजेस के प्रभाव को समझने में भी गहरी समझ आई है। इन विशेषताओं ने कैंसर की कोशिकाओं के गुणों को पहचानने और उन्हें बढ़ने में मदद की, जिससे नए इलाज की खोज तेजी से हो रही है। 1950 और 2005 के बीच कैंसर के मृत्यु दर में 5% की कमी आई है। यह उन शोधकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने कैंसर के बायोलॉजिकल और मोलिकुलर एस्पेक्ट को समझने के लिए वर्षों तक काम किया। इस सफलता का श्रेय कैंसर अनुसंधान में हुई बढ़ती प्रगति को जाता है, जो अलग अलग कैंसर के इलाज और टेस्टों से मिली है। अब कैंसर अनुसंधान में वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैंसर कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तनों को रोका जा सकता है या उसे उलट सकते हैं, जिससे नए अधिक प्रभावी उपचार विकसित किए जा सके। इस दिशा में प्रगति ने हमें कैंसर की कई प्रकारों के लिए नए उपचार विकल्प देने की संभावना दी है, जिससे कैंसर को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सके। कैंसर के उपचार में यह प्रगति हमें इस बीमारी को न केवल उपचारित करने की बल्कि उसे ठीक करने की दिशा में भी काम कर रही है। आगे की यात्रा में हम सबको इन नए समाधानों की तलाश और उन्हें धरातल पर लाने की कोशिश में एकजुट रहना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा वो सारे इनोवेशन आइडियाज जो कैंसर रिसर्च में शामिल हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं कि किस किस प्रकार के आइडियाज और इनोवेशन को कैंसर रिसर्चेज में यूज किया जा रहा है और देखा जा रहा है। पैसे के लिए बढ़ती कंपटीशन ने कैंसर रिसर्च में जरूरी रचनात्मक सहयोग और जोखिम उठाने की क्षमता को दबा दिया है। यह कंपटीशन कभी कभी ऐसे शोधों को प्राथमिकता देती है जो जोखिम भरे होते हैं, बजाय उन रिसर्चेज के जो छोटे सुधार लाते हैं। परिणाम स्वरूप हम अक्सर ऐसे स्टडी देखते हैं जिनके रिजल्ट बाद में दोहराए नहीं जा सकते।
फंडिंग पाने वाले संस्थाओं को बिना अपने कर्मचारियों और सुविधाओं में निवेश किए हुए बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह स्थिति कई बार कैंसर रिसर्च की दिशा और गति को प्रभावित करती है। हालांकि हाल के वर्षों में हम कई नई खोजें देख रहे हैं जो इस बदलाव को चुनौती दे रही है। 2 दिसंबर 2023 को नैनो टुडे ने लक्षित कैंसर इलाज के लिए NK सेल इंगेजिंग नैनो ड्रोन्स नामक एक महत्वपूर्ण खोज पब्लिश की। यह इनोवेशन कैंसर के इलाज में एक बड़ी छलांग को दर्शाता है। इस नई प्रणाली में नैनो ड्रोन को ट्यूमर के हिस्सों पर भेजा जाता है, जिससे कैंसर कोशिकाओं पर प्रतिरक्षा हमला ज्यादा असरदार हो सकता है। इन नैनो ड्रोनों को ट्यूमर तक पहुंचाने के लिए खास तरह के प्रोटीन पिंजरे नैनो पार्टिकल बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यह तरीका इलाज को और प्रभावी बनाता है और साइड इफेक्ट को कम करता है, जिससे मरीजों को बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। कोविड-19 महामारी ने यह चिंता जताई कि कैंसर रिसर्च और इलाज धीमा हो सकता है, लेकिन इन नई खोजों के साथ हम कैंसर के इलाज में नए असरदार तरीकों पर काम कर रहे हैं। इन नई खोजों ने हमें कैंसर को समझने और ठीक करने के और करीब ला दिया है। इन समाधानों की खोज और विकास में तेजी बनाए रखना जरूरी। कैंसर रिसर्च में यह प्रगति हमें उम्मीद देती है कि हम इस मुश्किल बीमारी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इसके इलाज में बड़े सुधार कर सकते हैं। चलिए थोड़ा प्रेगनेंसी के समय एक कैंसर पीड़ित महिला को प्रेगनेंसी के वक्त कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, चलिए उन पे थोड़ा बात करते हैं और देखते हैं। कैंसर लगभग 1000 गर्भवती महिलाओं में से एक को प्रभावित करता है, जबकि गर्भावस्था के दौरान सबसे आम कैंसर वही होते हैं जो नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में भी पाए जाते हैं, जैसे स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मेलेनोमा, डिंब ग्रंथि कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। गर्भावस्था के दौरान कैंसर का निदान करना कठिन हो सकता है, क्योंकि किसी भी लक्षण को अक्सर गर्भावस्था से जुड़ी सामान्य समस्याओं के रूप में माना जाता है। परिणाम स्वरूप कैंसर का पता अक्सर देर से होता है। कुछ इमेजिंग प्रक्रिया जैसे कि MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और भ्रूण परीक्षण के साथ मैमोग्राफ गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित होते हैं, जबकि PET स्कैन सुरक्षित नहीं होते हैं। जब कैंसर का पता देर से चलता है तो इसका इलाज भी अक्सर देरी से शुरू होता है। अधिकांश मामलों में उपचार की योजना नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए समान होती है। हालांकि गर्भावस्था दौरान रेडियो एक्टिव दवाओं से बचा जाता है, खासकर अगर भ्रूण को 100 CGY से अधिक खुराक मिल सकती है। अगर गर्भावस्था के दौरान कैंसर का निदान किया जाता है तो उपचार को अक्सर जन्म के बाद पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। कई मामलों में अर्ली डिलीवरी को इलाज की शुरुआत को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्जरी आमतौर पर सुरक्षित होती है, लेकिन पहली तिमाही के दौरान पेल्विक सर्जरी गर्भावस्था के नुकसान का कारण बन सकती है। कुछ कीमोथेरेपी दवाएं खासकर पहली तिमाही में जन्म दोषों और गर्भावस्था के नुकसान का खतरा बढ़ा सकती है। हालांकि वैकल्पिक गर्भपात की आवश्यकता नहीं होती है और अधिकांश कैंसर के प्रकारों और चरणों में मां के जीवित रहने में सुधार नहीं होता है। कुछ मामलों में जैसे कि उन्नत गर्भाशय कैंसर गर्भावस्था को जारी नहीं रखा जा सकता है और रोगी कैंसर के उपचार को जल्दी शुरू करने के लिए गर्भावस्था को समाप्त कर सकती है। कुछ उपचार मां की योनि से बच्चे को जन्म देने या स्तनपान कराने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए सीजेरियन सेक्शन द्वारा जन्म की आवश्यकता हो सकती है। स्तन पर रेडिएशन उस स्तन की दूध उत्पादन की क्षमता को कम कर सकता है और स्तन दाह का खतरा बढ़ा सकता है। बच्चों के लिए स्तन के दूध में चले जाने वाले कीमोथेरेपी दवाएं भी बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। जन्म के बाद कीमोथेरेपी के दौरान कुछ दवाएं स्तन के दूध में मिल सकती हैं, जिससे बच्चा प्रभावित हो सकता है। इस स्थिति का सामना करने वाली महिलाएं अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बीच एक कठिन संतुलन बनाती है। इस कठिन परिस्थितियों में परिवार का समर्थन और चिकित्सा टीम की सलाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैंसर के इलाज के दौरान गर्भवती होने का मतलब होता है कि हर स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाए। चिकित्सीय मार्गदर्शन, पारिवारिक समर्थन और व्यक्तिगत निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। कैंसर अनुसंधान और उपचार में नवीनतम प्रगति के साथ भविष्य में इन चुनौतियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकेगा। चलिए कुछ दूसरे जानवरों के बारे में देख लिया जाता है कि कैंसर से वो लोग कैसे पीड़ित होते हैं और उनमें क्या असर देखा जाता है। पशु चिकित्सा ऑन्कोलॉजी खासकर बिल्लियों और कुत्तों के इलाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमीर देशों में तेजी से बढ़ रहा एक विशेष
विशेष क्षेत्र है। यहाँ पर पशु चिकित्सक बिल्लियों और कुत्तों के लिए मनुष्यों की तरह सर्जरी और रेडियोथेरेपी जैसे उपचार सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। कैंसर के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन पालतू जानवरों में भी कैंसर का प्रभाव मनुष्य जितना ही गंभीर होता है। आमतौर पर कृंतकों का उपयोग कैंसर के शोध में किया जाता है और बड़े जानवरों में प्राकृतिक कैंसर का अध्ययन मानव कैंसर के शोध में मददगार साबित हो सकता है। जंगली जानवरों में कैंसर पर अब तक बहुत सीमित जानकारी उपलब्ध है। 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन ने चिड़ियाघर के स्तनधारियों में कैंसर के जोखिम का पता लगाने के लिए 191 प्रजातियों और 1,10,148 व्यक्तियों के आंकड़े इकट्ठा किए। इस शोध में यह पाया गया कि कैंसर स्तनधारियों के बीच एक सामान्य बीमारी है और यह कहीं भी उभर सकती है। हालांकि यह भी देखा गया कि कैंसर का खतरा सभी स्तनधारियों में समान रूप से नहीं होता। उदाहरण के लिए कार्निवोरा क्रम की प्रजातियां जैसे कि क्लाउडेड तेंदुआ, चमगादड़ कान वाले लोमड़ी और लाल भेड़िया कैंसर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, जबकि खुर वाले जानवरों जैसे सम पैर वाले खुर वाले को कैंसर का खतरा कम होता है। नॉन ह्यूमन्स में कुछ प्रकार के संक्रामक कैंसर का भी वर्णन किया गया है, जिनमें कैंसर ट्यूमर कोशिकाओं के संचरण द्वारा जानवरों के बीच फैलता है। उदाहरण के लिए कुत्तों में स्टिकर सार्कोमा, जिसे कैनाइन संक्रामक वेनेरियल ट्यूमर भी कहा जाता है, और तस्मानियन डेविल्स में डेविल फेशियल ट्यूमर डिजीज जिसे DFTD जैसी घटनाएं देखी जाती है। इस प्रकार के कैंसर जैसे कि DFTD अनोखे हैं क्योंकि वे एक जानवर से दूसरे जानवर में संचरण कर सकते हैं। यह संक्रामक नेचर कैंसर रिसर्च में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रिसर्चर को कैंसर के मूल कारणों और उसके प्रसार के बारे में समझ विकसित करने का मौका देता है। पशु चिकित्सा कैंसर अनुसंधान ने न केवल पालतू जानवरों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है, बल्कि मानव चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पशु मॉडल, खासकर जंगली प्रजातियों में कैंसर के अध्ययन से नए उपचार रणनीतियों और संभावित उपचार का विकास हो सकता है। इन अनुसंधानों से कैंसर की समझ और प्रबंधन में नए डायमेंशन खुले हैं। कैंसर का बोझ केवल मानवता तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे चार पैर वाले मित्रों और अन्य जंगली प्राणियों तक भी फैलता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन जानवरों की स्वास्थ्य को समझें और उनकी सहायता के लिए नई खोजों का समर्थन करें। चिकित्सीय प्रगति और अनुसंधान ने न केवल पालतू जानवरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि हमें कैंसर के सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाया है। कैंसर इलाज में पशु चिकित्सा विज्ञान की भूमिका आजकल तेजी से बढ़ रही है। पालतू जानवरों में कैंसर से निपटने के लिए नई उपचार रणनीतियां और अनुसंधान जारी रहनी चाहिए, ताकि हम न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सके, बल्कि मानव चिकित्सा के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठा सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।